सुनो भाई, देखो हमारे पास ना जो हमने लास्ट क्लास में जो टॉपिक किया था, टॉपिक के अंदर क्या था, हमने जो पढ़ा था विलासिता की वस्तु क्या होती है और उपयोगी वस्तु क्या होती है। ये वाली बातें मैंने तुम्हें बता दी, विलासिता की वस्तु और उपयोगी वस्तु क्या क्या चीज होती है, ठीक है। उसके बाद जो अब हमारे पास है करें कि शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। भाई शिल्प उत्पादन का मेरे पास मतलब क्या होता है, जो जैसे मान के चलो कि जो भी जो छोटी मोटी जो चीजें बनानी होती है ना, जो छोटी मोटी चीज जैसे मान के चलो कि हमारे पास छोटे छोटे मुहरे हो गए, ठीक है, छोटे छोटे मोती वगैरह हो गए, ठीक है, गले में पहने वाले हार हो गए, ठीक है, ये सारी सारी जो चीज बनाई जाती थी वो देखी जाती है इसके अंदर। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि मानचित्र एक में जो हमारे पास जो स्टार्टिंग में जो था ना मानचित्र, उसी में कह रहे कि मानचित्र एक में चुनु दलों को चिन्हित कीजिए। यह मोहनजोदड़ो, भाई मोहनजोदड़ो टोटल 125 हेक्टेयर में फैला हुआ था, ठीक है, की तुलना में एक बहुत ही छोटी जो 7 हेक्टेयर की बस्ती है, ठीक है, जो लगभग पूरी तरीके से शिल्प उत्पादन में संलग्न थी। मतलब देखो भाई, जो हमारे पास जो चुनमुदड़ो थी वो कितने में फैली थी, 7 हेक्टेयर में फैली थी। ये पूरे के पूरे 7 हेक्टेयर के अंदर, ठीक है, जो हमारे पास जो 7 हेक्टेयर है, भाई इसके अंदर क्या है कि वो जितने भी लोग थे ना, वो सारे के सारे क्या करते थे, वो सारे सारे जो छोटे मोटे काम है जैसे हीरे मोती वगैरह बनाने हुए, ये सारा सारा काम करते थे, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पे कह रहा है कि अच्छा पहले समझ, यहाँ पे कह रहा है कि शिल्प कार्यों में मन के बनाना, शंख की कटाई, ठीक है, उसके बाद धातु कर्म और मुहर, ठीक है, उसके बाद निर्माण तथा अगर की बाट बनाना सम्मिलित है। भाई देखो इन सब में ना ये सारे सारे काम होते थे। बातें को लग रही है, अगर कोई नॉर्मल तुमसे बोल दे ना कि भाई जो हमारे पास चुनु दड़ों में कौन कौन से काम होते थे, या फिर बोल दे कि शिल्प उत्पादन में क्या क्या सम्मिलित किया जाता है, तो यहाँ से यहाँ तक हाईलाइट कर लो, शिल्प कार्य में मन के यहाँ से, ठीक है, और लास्ट तक हाईलाइट कर लो। उसके बाद कह रहे कि मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ, भाई जो मन के बनते थे ना, ठीक है। अच्छा तुम्हें दिख रहा है नीचे ये मनकों का चित्र है, ठीक है, एक साइड वाला जो तुम्हें दिख रहा है बेलन जैसा, ये बेलन जैसा, ये हमारे पास क्या है कि भाई इसको औजार बोला गया और इसको मन के बोले गए, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पे वही कह रहा है कि मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थों की विविधता उल्लेखनीय है। भाई यहाँ पे ये कह रहा है कि जिस चीज से मिला के मन के बनाए जाते थे ना, जिस चीज से मन के बनाए जाते थे, वो सारी की सारी बातें नीचे लिख रखी है। भाई क्या है, पहला मेरे पास कह रहा है कि पहला मेरे पास है कॉर्न मतलब कि कॉर्निलियन, ठीक है, जिसको सुंदर लाल रंग का एक पत्थर, मतलब कि सुंदर लाल रंग का है, ठीक है, ये मेरे पास है। तो उसके बाद जैस्पर, ठीक है, जैस्पर, उसके बाद मेरे पास अगला है सॉफ्टिक, जगह मेरे पास है कार्जे मतलब कि क्या भाई कार्बोट्रेज है, ठीक है, तथा सेल खड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा, सोने जैसी धातु, और तथा शंख और फयांस और पकी मिट्टी, सभी का प्रयोग करके मतलब कि इन सब का प्रयोग मनके के अंदर होता था। भाई सुनो, अब इसके अंदर इतनी सारी की सारी चीजों का उपयोग हो रहा है, तो बताओ मन के सस्ते होंगे महंगे होंगे, कौन सी सुंदर लाल रंग, लाल मतलब दोस्तों लाल रंग है। अच्छा जैस्पर एक ना ये मान के चलो, क्या सिर्फ पत्थर टाइप होते हैं वो, तो सुनो हमारे पास क्या भाई, देखो जैस्पर है, जैस्पर एक पदार्थ होता है मतलब कि जिसको मान लो घिस घिस के ना यूज किया जाता है, ठीक है। अगला मेरे पास है सफ्टिक, ठीक है, सफ्टिक भी ऐसा ही कुछ है जिसको ना हल्का काट के रबड़ की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक। अगला मेरे पास है कार्ट्रिज है, ठीक, मतलब कि कार्बट्रज जिसको बोलते हैं, ये एक ना मान लो थोड़ी लंबी सी रस्सी जैसी होती है जिसको हल्का सा घिसा जाता है, और उसको भी मतलब कि जो मन के बनाते हैं ना उसके अंदर प्रयोग करते हैं इसका, ठीक है। अब सुनो, तो यहाँ पे कह रहे कि कुछ मन के दो या उससे अधिक पत्थरों, देखो हमारे पास कह रहे कि जो कुछ मन के थे वो दो या उससे अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाए जाते थे। देखो एक तो मैंने बताया भाई ऊपर के ऊपर जितनी चीजें है ना, यहाँ जितनी चीजें बताया मैंने यार ऊपर, एक तो इन सब का उपयोग से बनती थी। फिर उसका कह रहा है कि कुछ मन के दो या उससे अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाए जाते थे। भाई कुछ मन के ऐसे थे जिसको दो या उससे अधिक पत्थर को जोड़ के आपस में बनाते थे, कह रहे कि और कुछ सोने के टोप वाले पत्थर होते थे। भाई देखो मेरे पास और क्या कुछ कुछ ऐसे होते थे जिन जो सोने के टोप होते, सोने के टोप सोने के जैसे पत्थर होते थे, ठीक है। उसके बाद कह रहे कि इनके कई आकार होते थे। भाई जो मन के है ना उसके बहुत सारे आकार, जैसे चक्राकार, ठीक है, चक्रा मतलब गोल गोल सा, ठीक है, बेलनाकार, ठीक है, फिर गोलकार, फिर जब मेरे पास है ढोलकार और खंडित। भाई खंडित का मतलब जो छोटे छोटे टुकड़ों में अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो ये जितने मन के थे वो सारे सारे क्या भाई इस तरीके के थे। पहले इतनी बातें पता लगी। उसके बाद अगला कह रहा है कि कुछ, हाँ भाई कह रहे कि कुछ को उत्कीर्ण, भाई उत्कीर्ण मतलब कि उसमें उखेड़ना,
वो चित्र मान लो कि छेनी तौर से बना देते ना, वही कह रहा है। कुछ को उत्कीर्ण या चित्रकारी के माध्यम से सजाया गया था और कुछ पर रेखा चित्र उकेरे गए थे। देखो कह रहे भाई कुछ कुछ मन के हमारे पास ऐसे थे जिसको क्या छेनी तौर से मार मार के उकेड़ दिया था, ठीक है। कुछ के ऊपर चित्र बना दिए गए थे, ठीक है। चित्र किससे बनाए गए हैं भाई? रंगों से, रंगों से, ठीक है। रंगों से चित्र बनते। कह रहे मन के की तकनीकी में प्रयुक्त पदार्थ के अनुसार, भाई देखो कह रहा है कि मन के बनाने की तकनीक, भाई मन के बनाने की तकनीक, तकनीक का मतलब जो मन के बनाने की जो टेक्नोलॉजी है ना, वही कह रहा है कि मन के बनाने की तकनीक में प्रयुक्त पदार्थों के अनुसार विभिन्नताएं थी। भाई देखो अब इस यहाँ पे क्या रहा है कि ये लाइन थोड़ी इंपॉर्टेंट है भाई। देखो हमसे क्या बोल रहा है, कह रहे मन के बनाने की तकनीक में प्रयुक्त पदार्थ के अनुसार विभिन्नताएं थी। भाई यहाँ पे कह रहा है कि जैसे एक मान लो 4 मन के लिए मैंने, पहला मन का पत्थर से बना हुआ है, दूसरा मन का मेरे पास सोने से बना है, तीसरा मान लो कि भाई किसी महंगी मिट्टी से बना हुआ है, चौथा अलग अलग प्रकार के पदार्थ से, मान लो जैस्पर वगैरह से बना हुआ है। तो चारों के 4 मन के अलग अलग हो गए ना। यहाँ पे वही कह रहा है मन के बनाने की तकनीक में प्रयुक्त पदार्थ के अनुसार विभिन्नताएं थी, मतलब कि जिस जिसमें अलग अलग चीजें लगाई गई थी ना उसको अलग अलग कर रखा था। मान लो पत्थर से बने हुए, ठीक है, और सोने से बने हुए, सोने के टोप से बने हुए, चित्रकारी किए गए, ठीक है, जिसमें अगला मेरे पास है उत्कीर्ण किए हुए, ठीक है। तो ये सारे सारे मेरे पास के भाई अलग अलग होते थे ना। तो यहाँ पे वही कह रहा है मन के को हम विभिन्न कैसे बोल सकते हैं, अलग अलग कैसे बोलते थे, उसके अंदर जो पदार्थ प्रयोग किया गया ना उसके आधार पर, ठीक है। उसके बाद भाई अगली बात करते हैं सेल खड़ी, जो एक बहुत ही मुलायम पत्थर है। भाई सेल खड़ी का एक मुलायम पत्थर है पर आसानी से कार्य हो जाता था, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं भाई, जो सेल खड़ी है उसके ऊपर क्या है, इसमें ना बहुत ही आसानी से काम हो जाता था, सारा सारा काम हो जाता था, ठीक है। कह रहे कि कुछ मन के, कह रहे कुछ मन के सेल खड़ी चूर्ण के लेप को सांचे में ढालकर तैयार किए जाते थे। भाई कुछ कुछ मन के ऐसे थे, ठीक है, जिनको सेल खड़ी चूर्ण, मतलब कि सेल खड़ी पत्थर ना उसको घिसते हैं ना तो उसका चूरा बन जाता है, ठीक है। उसके चूर्ण को हल्का पानी भिगा के उसके ऊपर लेप के फिर जाके बनाया जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि कुछ मन के सेल खड़ी चूर्ण के लेप को सांचे में ढालकर किए जाते थे, ठीक है। उसके बाद करेगी इससे ठोस पत्थर, करेगी, हाँ सुनो, कह रहे इससे ठोस पत्थर से बनने वाले केवल ज्यामितीय आकारों के विपरीत कई विविध आकारों के मन के बनाए जा सकते थे। भाई देखो यहाँ पे मैं तुम्हें क्या बातें बताई भाई, जो मेरे पास जो सेल खड़ी का जो पता था ना, जो सेल खड़ी का पत्थर है, देखो तुम्हें पहले मैंने क्या बताया था, जो इस पर पिछले पिछले पेज पे देखो मैं तुम्हें ये बताया था कि जो हमारे पास ना, यहाँ से देखो इसको पहले मैंने तुम्हें क्या बताया, मैं तुम्हें वाली बातें बताई कि जो मन के थे उसका कैसा आकार था भाई, चक्राकार था, बेलनाकार था, गोलाकार था, ढोलकार और तथा खंडित थे, ऐसे था ना। ये तो उसका सिर्फ दिखने के आकार में था, लेकिन इसी दिखने के आकार पे अगर भाई क्या है कि जो ये ठोस पत्थर था ना, अगर इसका एकदम उससे एक अलग बन जाता था, जैसे मैं तुमसे ऐसा कह रहा हूँ कि मेरे पास दो तरीके के मटके हैं, एक काला मटका है, ठीक है, और एक है सोने के कलर का मटका। बताओ महंगा कौन सा बिक जाएगा? सोने कलर में बिकेगा ना। तो उसमें से सोने की लेप लगा दी, महंगा हो गया। तो उसी तरीके से भाई अलग अलग प्रकार के मन के होते थे, लेकिन जिसके ऊपर ना भाई, और ये मान के चलो कि जो हमारे पास सेल खड़ी के पत्थर का जो चूरन, सेल खड़ी पत्थर का जो चूर्ण था ना, तो पत्थर को घिस इसका जिसके ऊपर चूरा लगा दिया, वो थोड़ा सा महंगा बिकता था, वो थोड़ा अलग होता था। बात तो लगी, देखो एक तो गोलकार था, चक्रकार था, बेलनाकार था, ठीक है, इस तरीके से थे, ठीक है, ढोलाकार था। लेकिन इससे अलग और क्या था, एक तो इस प्रकार से थे, अगला ये था जिसके ऊपर सेल खड़ी के पत्थर का चूर्ण लगाया था। ठीक, फिर सुनो, फिर कि सेल खड़ी के सूक्ष्म मन के कैसे बनाए जाते थे, यह प्रश्न प्राचीन तकनीक का अध्ययन करने वाले पुरातत्वविदों के लिए पहली बना हुआ। भाई देखो अब ना ये चीज, ये जो मेरे पास जो लाइन है भाई, ये ना जो पुरातत्वविद है, किसके बारे में बात कर रहे हैं? पुरातत्वविद। पुरातत्वविद कौन होते हैं भाई? जो पुरानी पुरानी चीजों के बारे में खोज करते हैं। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि सेल खड़ी के सूक्ष्म मन के, भाई जो सेल खड़ी है ना उससे छोटे छोटे मन के कैसे बनाए जाते थे, ये ना अभी तक उनके मन में एक सवाल है। चलो मान लो बड़े बड़े तो बना दिए, लेकिन छोटे छोटे कैसे बनेंगे? ठीक है, छोटे छोटे मन के बनाए कैसे, ये बहुत बड़ा सवाल था उनके मन में। ठीक है, तो सुनो, करेंगे सेल खड़ी के सूक्ष्म कैसे बनाए जाते थे, यह प्रश्न प्राचीन तकनीक का अध्ययन करने वाले पुरातत्वविदों के लिए एक पहली बना हुआ है। जो भाई पुरानी पुरानी चीजों के बारे में खोज करते हैं ना, उनके मन में क्वेश्चन बना हुआ भाई ये सब बनाते कैसे थे ये सब। ठीक है, फिर सुनो, उसके बाद कह रहे कि पुरातत्वविदों द्वारा किए गए प्रयोग ने, भाई देखो जो पुरातत्वविद है ना उनके द्वारा किए गए जो भी प्रयोग है, प्रयोग क्या होता है? एक्सपेरिमेंट।
तो प्रयोगों ने यह दर्शाया कि कॉर्लियन का लाल मतलब कि कॉर्लियन का लाल रंग पीले रंग के कच्चे तथा उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनके को आग में पकाकर प्राप्त किया जाता था। भाई देखो यहाँ पे ना मतलब कि जब ना इन सबने एक्सपेरिमेंट किया, जब इन सबने खोज की, ठीक है, तो उससे ये बात पता लगी मनके कैसे बनाते थे। भाई देखो सबसे पहला पूरा तो यहाँ पे कह रहा है कि जो कॉर्लियन का लाल रंग और पीले रंग के कच्चे माल तथा उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनकों को आग में पका पका के उसके बाद मनके तैयार हो जाते थे। बात समझ में आ रही है? सुनो भाई, अच्छा मैं तो मृद भांड क्या होते हैं भाई, मिट्टी से बनी कुछ वस्तु वगैरह होती है उसको मृद भांड बोला जाता है। ठीक है, ध्यान के चलना। सुनो कि पत्थर के पिंडों को पहले, सुनो भाई, क्या जो पत्थर के जो पिंड होते थे ना, ठीक है, मतलब जो पत्थर के जो बड़े जो गोलाकार जो हैं, ठीक है, कह रहे कि पत्थर के पिंडों को पहले अपरिकृषित आकारों में तोड़ा जाता था। भाई इसको पहले तोड़ दिया, मान लो भाई, मान लो बहुत बड़ा पत्थर है, ठीक है, उसको पहले तोड़ दिया, मान लो मेरे पास ना जितनी मेरी हाइट है ना उतना बड़ा पत्थर था, अब उसको सिर्फ मेरे सर के बराबर का पुतला, एक पुतला बनाना है, ठीक है, उसको सिर्फ मेरे सर के बराबर का पुतला बनाना है, तो उस बड़े पत्थर को इतने छोटे में तोड़ेगा ना वो, उसके बाद उस पर कलाकारी करेगा। तो वही बात कह रहा है, कह रहे कि पत्थरों के पिंड को पहले अपेक्षाकृत आकार में तोड़ा जाता था और फिर बारीकी से सल्क निकालकर इन्हें अंतिम रूप दिया जाता। भाई उसके बाद ना बहुत ही बारीकी से इसके ऊपर काम किया जाता था। बात तो लगी, फिर क्या करते थे भाई, बहुत ही बारीकी से उस पत्थर के टुकड़े पे काम किया जाता था। ठीक, उसके बाद क्या है कि घिसाई पॉलिश और देखो घिसाई पॉलिश और इनमें छेद करने के साथ ही यह प्रक्रिया पूरी होती थी। देखो घिसाई कर दी, उसके फिर जाके पॉलिश कर दिया, अब वो पूरा 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 हो गया। देखो पहले कुछ लेप वेप लगा के मिट्टी में पका दे, मिट्टी में पकाने के बाद बाहर निकाला, ठीक है, बाहर निकालने में उसमें थोड़ी बहुत कलाकारी करी, कलाकारी करने के बाद क्या है, थोड़ा घिसाई घिसाई वगैरह करी, ठीक है, घिसाई करने के बाद क्या है, जो छेद वेद करने छेद कर दिए, लास्ट बन के तैयार हो गया। उसके बाद कह रहे कि हमारे पास जो चन्हू दड़ो, लोथल और हाल में धोलावीरा से छेद करने के विशेष उपकरण मिलते हैं। मैं देखो यहाँ पे जो छेद करने के लिए छोटे छोटे जो उपकरण मिलते हैं ना, वो कहाँ पे मिलते हैं? ठीक है, देखो पहले के जमाने में ना क्या था, छेद करने के उपकरण नहीं मिलते थे। ठीक है, मतलब कि भाई छेद कैसे किया हो। अच्छा किसी को ये बात पता है इतने बड़े बड़े पत्थर पिरामिड के ऊपर कैसे चढ़ाए? लोगों ने धक्का मार मार के चढ़ाया। ठीक, तो उसी तरीके से ये बोला जा रहा है कि जो चुन्होदड़ो, लोथल और हाल में ही धोलावीर, देखो कहाँ कहाँ पे मिले, पहला चुन्होदड़ो है मतलब कि चन्होदड़ो, लोथल है, और भाई देखो और अभी हाल तक तुरंत तुरंत में अभी कुछ सालों पहले ही, ठीक है, धोलावीरा में छेद करने के विशेष उपकरण मिले। छेद करने की मशीन मिली है उन्हें कि भाई पहले के जमाने में छेद कैसे किया जाता था। ठीक है, उसके बाद कह रहे कि मेरे पास कह रहे कि यदि आप मानचित्र एक में नागेश्वर और बालाकोटा को चिन्हित करें, देखो भाई वही जो स्टार्टिंग का जो चित्र था ना, उसी में कह रहा है कि यदि आप मानचित्र एक में नागेश्वर और बालाकोटा को चिन्हित करें तो आप पाएंगे कि ये दोनों बस्तियां समुद्र तट के समीप मतलब कि समीप स्थित है। भाई तो नॉर्मल सी बात कह रहा है, जो हमारे पास जो स्टार्टिंग का जो मैप है ना उसके अंदर ये कह रहा है, देखो जो स्टार्टिंग का मैप है उसके अंदर ये कह रहा है कि भाई जो अगर तुम थोड़ा ढंग से देखोगे ना तो उसके अंदर तुम्हें ये वाली बातें पता लग जाएगी कि जो ये दो शहर हमारे पास है, कौन कौन से भाई, यहाँ पे कह रहे हैं कि नागेश्वर और बालाकोटा। ठीक है, बालाकोटा हमारे पास कहाँ पे, समुद्र के समीप है, समुद्र के किनारे पे। उसके बाद कह रहे कि ये संघ से बनी वस्तु जिनमें चूड़ियां, करछियां तथा पच्ची कार्य की वस्तुएं सम्मिलित हैं के निर्माण के विशिष्ट केंद्र थे। भाई ये जो दो जगह के नाम ले रहे ना, कौन कौन से नाम ले रहे भाई, देखो हमारे पास उसने जो बता रखा है कि नागेश्वर और बालाकोटा। ठीक है, नागेश्वर और बालाकोटा हमारे पास कुछ ऐसी जगह थी जो कि भाई किस चीज के लिए प्रसिद्ध थी, ये हमारे पास प्रसिद्ध थी क्या क्या बनाने के लिए, चूड़ियां बनाने के लिए, करछियां बनाने के लिए और पच्चीकारी वगैरह, मतलब जो पच्चीकारी उन सबको बनाने के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल थी ये। उसके बाद कह रहे कि जहां से यह कच्चा माल दूसरी बस्ती तक लाया जाता था, और इसी प्रकार यह भी संभव है कि चुन्हुदड़ो, देखो भाई यहाँ पे है ना क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जहां से यह मतलब कच्चा माल बस्ती की तरफ लेके देखो कह रहा है कि जहां से यह माल दूसरी बस्ती तक ले जाया जाता। देखो ऐसा करना कि जो दो जगह है मेरे पास कौन कौन सी भाई, पहला नागेश्वर और बालाकोटा। नागेश्वर और बालाकोटा ऐसी जगह है जहाँ पे चूड़ी, करछी, पच्चीकारी सारी चीजें बनाई जाती थी। ठीक है, लेकिन ये सारा सारा कच्चा माल कहाँ से लाते थे, देखो समुद्र के किनारे पे भाई वहीं से सारा सारा कच्चा माल आते थे।
जो चुनहु दड़ो थे ना, वो भी कच्चा माल वहीं से लेकर समुद्र के किनारे, समुद्र के किनारे बहुत सारी चीज पाई जाती है। अब सुनो, यहाँ पे कह रहे कि इसी प्रकार यह भी संभव है कि चुनहु दड़ों और लोथल से तैयार माल, ठीक है, चुनहु दड़ों में और जो लोथल से जो तैयार माल है, जैसे कि मनके, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरी केंद्र तक लाया जाता था। ये बात पता लगी, ठीक है। भाई देखो, जिस तरीके से जो हमारे पास क्या है कि नागेश्वर और बालाकोटा से सामान, मतलब कि सामान कहीं और पर लेके जाया जाता था ना, उसी तरीके से जो हमारे पास क्या है कि देखो यहाँ पे कह रहे हैं इसी प्रकार से यह संभव है कि चुनूदड़ो और लोथल से तैयार माल को मोहनजोदड़ो जैसे बड़े बड़े क्षेत्र में लाया जाता था। बातें तो लगी, क्या बोल रहा हूँ मैं, पता लगा कुछ? जिस तरीके से नागेश्वर और बालाकोटा में बने हुए सामान अलग दूसरी बस्ती में जाते थे ना, उसी प्रकार से भाई जो हमारे पास मतलब कि चन्हूदड़ो, ठीक, और बाला लोथल, ठीक है, इन दोनों के सामान भी क्या है भाई मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े बड़े क्षेत्र में जाया करते थे। ये बातें तो लगी। उसके बाद भाई अगली बात करते हैं कि उत्पादन केंद्र की पहचान। भाई हमें कैसे पता लगता है कि यहाँ पे उत्पादन किया गया था, ठीक है। तो कह रहे हैं कि शिल्प उत्पादन के केंद्र की पहचान के लिए पुरातत्वविद सामान्यतः निम्नलिखित को ढूंढते हैं, ठीक है। भाई देखो किस किस की चीजों को ढूंढते हैं। अच्छा देखो भाई, जो पुरातत्वविद है, जो पुरानी चीजों के बारे में, भाई इसके बारे में पता है ना, पुरातत्वविद कौन होते हैं? पुरातत्वविद वो लोग होते हैं जो पुरानी चीजों के बारे में खोज करते हैं, ठीक है। उनको कैसे पता लगा, उनको कैसे पता लगा कि भाई यहीं पे बनाया जाता था? उन्हें क्या सपने आए थे? तो वो कैसे पहचान करते कि भाई ये सारा सामान यहाँ बनाया जाता था? अब देखो कैसे मैं, पहला क्या है कि हमारे पास है परस्तर प्रिंट, वहां पे प्रिंट पाए गए थे, ठीक है। पूरे शंख तथा तांबा आय से जैसे कच्चे माल, औजार, अपूर्ण वस्तुएं, त्याग दिया गया माल और कूड़ा करकट, ये सारा का सारा वहां पे पाया गया था। बातें अलग की मतलब कि मनके वगैरह बनाने के लिए जिन जिन सामान का उपयोग किया गया था, ठीक है, या फिर जो जो मशीन थी, जो जो कच्चे माल थे, ठीक है, और जो जो औजार थे, ठीक, और जो बाद में जो जो टूटा वूटा माल था, वो सारा का सारा वहां पर पाया गया था, ठीक है। बातें तो लगी। वो कैसे पहचानते थे कि भाई यहीं पे सामान बना? वो इन सब चीजों को देखो, एक तो मतलब कि परस्तर पिंड, मतलब कि एक ना जगह जहाँ पे सामान बढ़ता है। मैं तुमसे ऐसा बोलता हूँ कि तुम कैसे पता लगाओ कि यहाँ पहले लोहे की दुकान थी? तुम देखोगे कि यहाँ पे जमीन टूटी हुई है, बताओ यहाँ पे हथौड़े पड़े होंगे, ठीक है। उसके बाद लोहे के छोटे मोटे टुकड़े पड़े होंगे, ठीक है। वेल्डिंग मारी होगी, तो वेल्डिंग मार से वहां का जो उसका रेता है, उसका जो चूरा है वो पड़ा होगा, ऐसे तो होगा ना। तो उसी तरीके से भाई जो पुरातत्वविद है, उन्होंने कैसे पता लगाया? उन्होंने देखा भाई परस्तर पिंड है, जगह है पूरा काम करने की। पूरे पूरे शंख पड़े हुए हैं, देखो शंख को काट के बनाते हैं ना, लेकिन वहां पे साबुत शंख पड़ा था, ठीक है। शंख को काट के बनाया जाता है, ठीक है, लेकिन वहां पे क्या साबुत शंख मिला, ठीक है। उसके बाद तांबा मिला, ठीक है, और तांबा जैसे जितने कच्चे माल ना वो सारे सारे मिले, ठीक है। औजार मिल गए वहीं पे। अपूर्ण वस्तु है, मतलब कि जो पूरी नहीं बनी है, वो वहां पे मिल गए, ठीक है। मैं तुमसे ऐसा बोल रहा हूँ कि एक बाइक बनानी है, मैंने देखा यहाँ पे आधी आधी बनी हुई बाइक रखी है, मतलब एक जगह है बहुत सारी, वहां पे आधी आधी बनी हुई बाइक रखी है। हम क्या समझेंगे भाई यहाँ पे बाइक बनती है, ये तो समझेंगे हम, ठीक है। तो इस तरीके से पता लगा दिया, ठीक है। उसके बाद कह रहे कि यहाँ तक कि कूड़ा करकट शिल्प कार्य के सबसे अच्छे संकेतों में से एक है। भाई जो कूड़ा करकट जो मिला है ना, वो सबसे अच्छा उदाहरण इस चीज का कि भाई यहाँ पे काम होता था। बात समझ में आ रही है? जो कूड़ा करकट है वो सबसे अच्छा उदाहरण है। किस बात का उदाहरण है भाई? कि यहाँ पे पहले काम होता था इस चीजों का। उसके बाद उदाहरण के लिए यदि वस्तु के निर्माण के लिए शंख अथवा पत्थर का काटा जाता था, तो इस पत्थर के टुकड़े कह रहे कि टुकड़ों टुकड़ों कूड़ा के रूप में उत्पादन के स्थान पर फेंक दिए जाते थे। भाई देखो ये बातें तो लग रही है, जिसका उदाहरण है, जैसा मैंने उदाहरण दिया ना वेल्डिंग की दुकान का, सेम तो लिखा हुआ है। क्या लिखा है यहाँ पे? कि उदाहरण के लिए यदि वस्तु के निर्माण के लिए शंख अथवा पत्थर को काटा जाता था, तो इन पदार्थों के टुकड़े, ठीक है, टुकड़े कूड़े के रूप में उत्पादन के स्थान पर फेंक दिए जाते थे। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे बैठ के शंख बना रहा हूँ, चलो मैं कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे बैठ के ना एक बुक की बाइंडिंग कर रहा हूँ, तो उसके जो छोटे छोटे टुकड़े होंगे यही तो फेंकूंगा। जब फेंकने में किसी दूसरे शहर जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा, यही तो फेंक दूंगा। ये बात है तो लगी। तो उसी तरीके से उस टाइम भी ऐसा होता था। कह रहे कि कभी कभी बड़े बेकार टुकड़े, भाई यहाँ पे कह रहे कभी कभी बड़े बड़े बेकार टुकड़ों को छोटे आकार की वस्तु बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था। भाई अब ऐसा भी तो है कि कोई सी बड़ी चीज बनाई और वो खराब हो गई। मान लो पत्थर का बड़ा सा मटका बना रहा हूँ, वो खराब हो गया, मैं उसको काट के पतीला बना दूंगा, ऐसा बना दूंगा ऐसे करके, ठीक है।
मान लो मटका ऐसा बनता ना, ऐसे करके फिर ऐसा बनता, ठीक है, ऊपर से खराब हो गया, मैं इसको काट दूंगा, यहाँ से बन गया नीचे वाला, काम करो इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर वही कह रहा है कि कभी 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 बड़े बेकार टुकड़ों को छोटे आकार की वस्तु बनाने के लिए प्रयोग किया जाता, कह रहे कि परंतु छोटे टुकड़ों को कार्यस्थल पर ही छोड़ दिया जाता था भाई। और जो उसके जो छोटे छोटे टुकड़े होते थे ना, देखो बड़ी चीज है उसका तो प्रयोग हो जाएगा, लेकिन छोटी चीज का प्रयोग क्या होगा। मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि तुम्हारा काम है शीशा बनाने का, ठीक है, तुमने क्या किया भाई, देखो तुम्हारा काम क्या है, शीशा बनाने का। तो शीशे बनाने के काम के अंदर तुमने पता क्या किया, क्या किया होगा, मान लो एक बड़ा शीशा है, वो टूट गया, अब उसका ना इतना बड़ा टुकड़ा हो गया, तुम करो उसका छोटा टुकड़ा, उसका क्या बनाओ, तुम छोटा सा शीशा बना दोगे, ये तो होगा। लेकिन जो इतना छोटा टुकड़ा है कि उसका क्या करोगे, फेंक दोगे ना उसको, तो यही बात थी वहां पे, ठीक है। कह रहे कि ये टुकड़े और संकेत करते हैं कि छोटे विशिष्ट केंद्रों के अतिरिक्त मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा जैसे बड़े शहरों में भी शिल्प उत्पादन का कार्य किया जाता। और ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं ना, ये इस बात का सबूत देते हैं, किस बात का सबूत देते हैं, कि भाई यहाँ पे भी काम चलता था, ठीक है, ये बात है तो की। अच्छा अब मुझे तुम ये बात बताओ, ये जो जितने भी जो सामान वगैरह कहाँ से लाते थे, किसी दूसरी जगह से लाते होंगे ना। मैं तुमसे चलो ऐसा बोल रहा हूँ, तुम्हें यहाँ पे मकान बनाना है अपना, तुम जहाँ पे रह रहे हो तुम्हें यहाँ पे मकान बनाना है, तुम ईंट कहाँ से लाओगे, खरीदोगे ना। जो खरीदने वाला है वो कहाँ से लाएगा, कहीं बाहर से लाएगा, ठीक है। अब वो जो लाया वो कहीं और से लाएगा, ठीक है, कोई एक जगह होगी ना बनाने की। ऐसा थोड़ी कि तुम यहाँ मकान बनाओगे यहीं लगा दी भट्टी, नहीं होगा ना ऐसा। ऐसा तो नहीं होगा तो भाई तुम यहाँ मकान बना तुमने यहीं पे ईंट बनाने की भट्टी लगानी शुरू कर दी, ऐसा नहीं होता। सामान कहीं और से मंगाते हैं, लेकिन वहां से सामान लाने की कुछ कुछ नीतियां होती है, उस नीति के बारे में पढ़ने वाले हैं। बातें पता की जो कच्चा माल बाहर से मंगवाते हैं ना, देखो मैंने क्या बोला कि मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा सभ्यता में, यहाँ सब जगह काम होता था, लेकिन ये सामान कहाँ से लाते थे, ये बात भी तो है। मैं तुम्हें घर का एग्जाम्पल दिया ना, कि अगर तुम यहाँ पे घर बना रहे हो अपना, ठीक है, तो तुम घर बनाने के लिए यहाँ पे अपनी चिमनी खड़ी नहीं कर दोगे, ठीक है, तुम कहीं और तो सामान लेके आओगे जहाँ पे सामान बनता होगा। तो वहां से सामान लाने की कुछ कुछ नीतियां होती है, कुछ कुछ कानून होते हैं, उनको पढ़ेंगे अब हम, ठीक है। सुनो यहाँ पे कह रहा है कि माल प्राप्त करने संबंधी नीतियां, फिर कि जैसा कि स्पष्ट है कि शिल्प उत्पादन के लिए कई प्रकार के कच्चे माल का प्रयोग होता है, ये बात तो पता लगी कि शिल्प उत्पादन के लिए बहुत सारे कच्चे माल का प्रयोग होता है, ठीक है। उसके बाद हालांकि कुछ जैसे कि मिट्टी स्थानीय स्तर पर उपलब्ध है, भाई कुछ कुछ मिट्टी तो जहाँ पे सामान बना रहे हैं ना, जहाँ पे सामान बना वहीं पे उपलब्ध थी। लेकिन कुछ अन्य जैसे पत्थर, लकड़ी, धातु, उसके बाद कह रहे जलोढ़क, और फिर जलोढ़क मैदान, कह रहे मैदान से बाहर के क्षेत्रों से मंगवाने पड़ते भाई। कुछ कुछ चीजें क्या देखो भाई, बहुत सारी चीजें तो हमें मिल जाती थी, लेकिन कुछ कुछ चीजें बाहर से मंगवानी पड़ती थी, बातें तो लग रही है। फिर सुनो कह रहे कि यहाँ पे कह रहे कि बैलगाड़ियों के मिट्टी से बने खिलौने के प्रतिरूप संकेत करते हैं कि यह सामान तथा लोगों के लिए स्थल मार्गों द्वारा परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन था। भैया देखो अब जो बैलगाड़ी के जो छोटे छोटे खिलौने हैं, ठीक है, उससे ये बात पता लगती है कि जो बैलगाड़ी है उसी के ऊपर सारा का सारा सामान ढो ढो के लाया जाता था। अच्छा तुम बता, तुम्हारे घर में छोटे छोटे ट्रक होंगे अभी, अगर तुम्हारे घर में कोई छोटा बच्चा है, छोटे ट्रक होंगे, छोटी कार होगी ना, ठीक है, उसके अंदर छोटा सा इंसान पुतला बैठा होगा। अगर मान लो हम किसी अजनबी को दिखा दे, बोले अच्छा ये तो इंसान बैठा हुआ है, पता इंसान यहाँ से एक जगह से दूसरे के जाता है। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि बैलगाड़ी, यहाँ पे कह रहा है कि बैलगाड़ी के मिट्टी से बने खिलौने के प्रतिरूप, पता कि प्रतिरूप का मतलब क्या, एक होता बड़ा, एक होता उसका प्रतिरूप, प्रतिरूप उसका छोटा, उसके जैसा छोटा सा रूप, ठीक है। कह रहे कि बैलगाड़ी के मिट्टी से बने खिलौने के प्रतिरूप संकेत करते हैं, हमें एक आइडिया देते हैं, संकेत कर रहे हैं कि भाई अच्छा, मैं तुमसे कह रहा हूँ एक बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी के ऊपर ना छोटी सी बैलगाड़ी बनाई है, बैलगाड़ी है, वो अच्छे से बना रखी है, आगे भैंस बंधी हुई है, गाय बंधी है, जो भी, ठीक है, ऊपर एक इंसान बैठा है छोटा सा, ठीक, उसके पीछे बहुत सारे घास फूस रखे हुए हैं, उसके पीछे छोटे मोटे घास फूस रखे हुए हैं। हम क्या समझेंगे, अच्छा ये तो धान रखा हुआ है, ठीक है, तो हम समझेंगे कि जो भी वजन उठाने का काम था वो सारा इस पे किया जाता था, ठीक है, बात समझ आ गई। उसके बाद एक घोड़ा बना हुआ है, उसके ऊपर एक इंसान ना थोड़ी सी घास लेके बैठा है, यदि अगर कम सामान मंगवाना है तो घोड़े के ऊपर रख के मंगवा लिया, और ज्यादा सामान मंगवाया तो बैलगाड़ी पूरी पूरी लेके गए, ठीक है। फिर देखा एक और खिलौना बनाए, एक और खिलौना बनाए, उस खिलौने के पीछे बहुत सारी मिट्टी रखी हुई है, हम क्या समझेंगे, मिट्टी लेके आनी है तो बैलगाड़ी मंगवाओ। मान लो एक और खिलौना बनाए, उसके ऊपर पत्थर रखा हुआ है, कोई सा पत्थर लेके आना है तो बैलगाड़ी मंगाओ, बातें बदल गई। ये चीज है, सुनो
उसके बाद कह रहे कि संभवतः, ठीक है सुनो भाई, यहाँ पे कह रहे कि संभवतः सिंधु तथा, भाई पता है सिंधु घाटी सभ्यता, इसको हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं। सिंधु तथा इसकी उप नदियां, देखो एक तो भाई सिंधु नदी है, उसके बाद कहते हैं उसकी उप नदियां। भाई इस लाइन का मतलब समझो, इस वर्ड का मतलब समझो क्या होता है। मैंने बोला सिंधु तथा इसकी उप नदियां। भाई उप नदी का मतलब है, देखो एक बड़ी नदी, उस बड़ी नदी में से जो छोटी छोटी नदी जा रही ना उसको बोलते हैं उप नदी। बात में एक होती है बड़ी नदी, बड़ी नदी में से जो छोटी छोटी नदियां निकल के जा रही है उसे क्या बोलते हैं, उप नदी बोलते हैं। बात समझ में आ गई। अब सुनो, तो मेरे पास करेगी सिंधु तथा इसकी उपनदी के बगल, बगल पता क्या होता है, साइड साइड, बगल का मतलब पता है साइड साइड होता है। कह रहे कि सिंधु तथा इसकी उपनदियों के बगल में बनी नदी, मतलब बने नदी मार्ग और साथ ही तटीय मार्ग का प्रयोग भी किया जाता था। देखो एक तो बैलगाड़ी वगैरह सामान मंगवाते थे, दूसरा क्या था, जो नदी थी ना उसके अंदर भी, वहां से भी सामान मंगवाया जाता था। बात में आ गई। हाँ नाव की सहायता से, तो बात में आ गई। फिर अगला मेरे पास है, कह रहे कि उपमहाद्वीप तथा उसके आगे से आने वाला माल। अब मैं तुमसे ऐसा कह रहा हूँ, चलो ठीक है सुनो भाई, मैंने बोला मैं मान गया नदी जुड़ी हुई है तो सामान मंगवा लिया। अब लेकिन भाई बहुत दूर है, बहुत दूर है, जहां पे नदी भी नहीं जाती, रोड भी नहीं जा रहा, अब सामान कैसे आए। मैंने बोला उपमहाद्वीप है, ठीक है, तथा उसके आगे से आने वाला माल, इसके बारे में बात करते हैं। देखो यहाँ पे कह रहे कि हड़प्पा वासी, ठीक है, शिल्प उत्पादन हेतु माल प्राप्त करने के लिए कई तरीके अपनाते थे। भाई जो हड़प्पा जो वासी थे ना, वो क्या है कि शिल्प का उत्पादन करने के लिए, ठीक है, शिल्प को बनाने के लिए बहुत सारे प्रकार के, मतलब कि बहुत तरीके से अपने, मतलब कि सामान को मंगवाते थे अलग अलग तरीके से। मैं दो बता दी, एक बैलगाड़ी हो गई, घोड़ा गाड़ी हो गई, ठीक है, और मेरे पास अगला क्या है, नाव हो गया, ठीक है, पानी की सहायता से, ऐसा हो गया। कह रहे कि उदाहरण के लिए उन्होंने नागेश्वर और बालाकोटा में, जहां शंख आसानी से उपलब्ध था, बस्तियां स्थापित की। ठीक है भाई, हड़प्पा वासियों ने क्या किया, देखो दो जगह, एक मेरे पास क्या है भाई, नागेश्वर, दूसरा बालाकोटा, वहां पे शंख मिल जाते थे, ठीक है, तो वहां पे उन्होंने अपनी बस्ती बना ली। अब सामान हम वहां से बेचेंगे, वहां से सामान वहां भेजेंगे, ठीक है। बस भाई जो हड़प्पा वासी है, हड़प्पा सभ्यता बड़ा है, ठीक है, और उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे जगह पे जैसे नागेश्वर बालाकोटा में क्या किया, संघ से तो वहां पर उन्होंने क्या किया भाई, वहां पे अपनी बस्ती स्थापित कर ली, एक छोटी सी जगह बना ली कि वहीं पर सामान बना बना के भेजते रहेंगे वहां से, ठीक है। उसके बाद कह रहे ऐसे ही कुछ अन्य पुराने स्थल थे। अब कह रहे कि ऐसे ही कुछ अन्य मतलब कि ऐसे कुछ पुराने स्थल थे, जिसको क्या भाई, उनका नाम क्या था, सुदूर अफगानिस्तान में कह रहे कि सोरतुगाई, ठीक है, दो नाम है, देखो मैं कि सुदूर अफगानिस्तान में सोरतुगाई, जो अत्यंत कीमती माने जाने वाले नीले रंग के पत्थर, ठीक है, लर्जावद मणि के सबसे अच्छे स्रोत के निकट स्थित था। ठीक है, बात में देखो भाई, इस लाइन का मतलब समझो मेरे पास क्या टोटल, मैंने क्या बोला भाई, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे कह रहा है कि सुदूर, ठीक है, अफगानिस्तान में सोरतुगाई, ठीक है, अफगानिस्तान में एक जगह है, अफगानिस्तान में एक जगह है सोरतुगाई, जो अत्यंत कीमती माने जाने वाले नीले रंग के पत्थर, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जालवर्द, ठीक है, मणि के सबसे अच्छे स्रोत के निकट स्थित था। मैंने क्या बोला, अफगानिस्तान में ना एक क्या है कि सतुघर एक जगह है, ठीक है, उस सतुर मतलब कि उस मतलब कि जो सोरतुगाई, सोरतुगाई, मैंने क्या बोला, अफगानिस्तान में एक जगह है सोरतुगाई, ठीक है, और उस जगह पे सोरतुगाई जगह पे क्या था कि भाई एक ना बहुत ही सुंदर माने जाने वाला पत्थर। अब जरा सोचो, मैं तुम्हें एकदम डार्क ब्लू कलर का नीले सा पत्थर दे दूं, कितना अच्छा लगेगा दिखने में, लग रहा है अच्छा दिखने में, ठीक है। तो वही कह रहा है कि कीमती माने जाने वाले नीले रंग के पत्थर, ठीक है, लार्जावद हाँ भाई कह रहे लार्जवद मणि के सबसे अच्छे स्रोत के निकट स्थित था। ये मतलब जो सोरतुगाई है ना, ये क्या है कि अफगानिस्तान में एक ऐसी जगह थी जहाँ पे नीले पत्थर मिलते थे, ये वहां पे स्थित था। बात समझ में क्या बोल रहा हूँ मैं, सोरतुगाई एक जगह है, अफगानिस्तान के अंदर है, और अफगानिस्तान में सोरतुगाई वहां पे है जहां पे नीले रंग के सुंदर पत्थर मिलते हैं। बात में आ गई। फिर क्या तथा अगला कह रहे कि लोथल, सुनो भाई, लोथल जो कॉर्नियल, ठीक है, कॉर्नियल कह रहे गुजरात में, मतलब कि जिसको भड़ोच बोलते हैं, ठीक है, भड़ोच, ठीक है। अगला मेरे पास है भाई, कॉर्नियल क्या था पता है ना, लाल रंग, सुंदर सा लाल रंग था, ठीक है। तो ये मेरे पास वो कहाँ पे मिलते थे भाई, नहीं नहीं, यहाँ पे कह रहे कि लोथल जो कि कॉर्नियल, भाई लोथल, लोथल जो जगह थी वहां पे कॉर्नियल मतलब कि लाल रंग, सुंदर कलर का लाल रंग मिलता था वहां पे, ठीक है। उसके बाद
अगला मेरे पास है सेलाखड़ी, ठीक है, जिसको अभी क्या बोलते हैं, दक्षिणी राजस्थान, जिसको उत्तरी गुजरात से, ठीक है। और धातु, देखो भाई मैंने क्या बोला, देखो जो मेरे पास जो सेलाखड़ी का पत्थर है, पता ना, सेलाखड़ी का पत्थर एक बहुत ही नाजुक सा पत्थर था, जिसको पीस के किसी के ऊपर भी लेप लगाया जाता था। बातें पता लगी, जो सेलाखड़ी का पत्थर था मेरे पास है भाई बहुत ही नाजुक पत्थर था, जिसको पीस के किसी के ऊपर लेप लगाया जाता था, जो मन के बनते थे ना। देखो सेलाखड़ी के पत्थर को पीसा, पीसने के बाद क्या किया कि भाई जो भी मन के बनाए, मन के ऊपर उसका लेप लगाते थे, ठीक है। उसके बाद क्या रहेगी, और धातु राजस्थान के निकट, मतलब देखो क्या रहेगी, धातु कोई सी लोहा, लोहा, चांदी, पीतल, तांबा, ये सारी चीजें करेगी। धातु राजस्थान से, वो कहां से, मतलब कि राजस्थान से, जिसको बोलते हैं राजस्थान के स्रोत के निकट स्थित था। भाई जो धातु है ना, धातु का स्रोत कहाँ पे था, राजस्थान के पास एक जगह थी, वहां पे। बातें तो लग गई। हाँ भाई कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब सुनो, कह रहे कि कच्चा माल प्राप्त करने के लिए एक अन्य नीति थी, ठीक है भाई। कच्चा माल प्राप्त करने के लिए एक ना नीति बना रखी थी, एक पॉलिसी बना रखी थी, ठीक है। अब सुनो, तो यहाँ पे क्या रखी, आ, एक मिनट। हाँ भाई सुनो, यहाँ पे क्या रखी, कच्चा माल प्राप्त करने की एक अन्य नीति, एक नीति और थी। अगर तुम्हें कहीं से कच्चा माल मंगवाना है तो इससे एक नीति थी, कह रही कि राजस्थान के, सुनो भाई, कह रहा कि राजस्थान के खेतड़ी अंचल तांबे के लिए, ठीक है। मैंने क्या जगह बताया, राजस्थान में एक जगह है, क्या बोलते हैं इसको, खेतड़ी अंचल, ठीक है। उसके बाद तथा दक्षिण भारत सोने के लिए, सोना समझते हो ना, गोल्ड, ठीक है, सोने के लिए, ठीक। मतलब जैसे क्षेत्र में अभियान भेजना, ठीक है। मेरे पास क्या है कि जो दक्षिण भारत था, दक्षिण भारत भाई क्या था मेरे पास, वो सोना, मतलब कि सोना वगैरह मंगवाना, तो उसके लिए काफी ज्यादा वो उसके लिए उस जगह का प्रयोग किया जाता, ठीक। उसके बाद कह रहे कि जैसे क्षेत्र में अभियान भेजना, ठीक। उसके बाद कह रहे कि इन अभियानों के माध्यम से, ये जो अभियान भेजते थे ना कि भाई हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, तो कह रहे कि इन अभियानों के माध्यम से स्थानीय समुदाय के साथ संपर्क स्थापित किया जाता था। भाई जो वहां के जो लोग थे ना, जैसे मान लो हमें जो, जैसे सुनो, हड़प्पा सभ्यता है, तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों को जो जो सामान मंगवाना होता था, ठीक है, जिस जगह से मंगवाना ना, वहां पे एक अपना लोग भेजते थे। अभियान भेजने का मतलब क्या, एक लोग को भेज दिया, अपने एक इंसान को भेजा, ठीक है, कि भाई जाओ वहां से पूछ के आओ हमारे सामान बेचेंगे या नहीं बेचेंगे, ठीक है। बातें बोली क्या बोला हम। उसके बाद कह रहे कि इन अभियानों के माध्यम से स्थानीय समुदाय के साथ संपर्क स्थापित किया जाता था, मतलब कि हमें जहां से जो सामान चाहिए ना, वहां से क्या है, संपर्क स्थापित करते थे। फिर इन इलाकों में यदा कदा, मतलब यदा मतलब कभी कभी, इसका मतलब क्या है, यदा कदा का मतलब क्या है, कभी कभी, कह रहे कि इन इलाकों में यदा कदा मिलने वाली हड़प्पाएं वस्तुएं ऐसी संपर्कों के संकेतक है। अब भाई सुनो, इन जगहों पे ना, मतलब कि कभी कभी ना जो सामान मिल जाते हैं, वो इस बात के संकेत हैं। भाई किस बात के संकेतक है, कि यहाँ पे सामान मिलता था। बात समझ आ रही है। देखो मैं तुम्हें इस लाइन का मतलब क्या, ये लिखा है मैं लाइन, कि इन इलाकों में यदा कदा मिलने वाली हड़प्पाई पुरावस्तु ऐसे संपर्कों के संकेत है। किस बात के संकेत, कि भाई यहाँ इस जगह से सामान मंगवाया जाता था। सोने के लिए क्या है, दक्षिण भारत, ठीक है। तांबे के लिए खेतड़ी अंचल, ठीक है। बात तो लग रही है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। तो इन जगहों से, मतलब भाई ये जो पुरातत्व विवाद है, मैंने कहा जो पुरातत्व विवाद है, इनको कैसे पता लगा कि यहाँ से सामान मंगवाया जाता था, ठीक है। ये जो मैंने बोला कि जो पुरातत्व विवाद है, इनको कैसे पता लगा कि यहाँ सामान मंगवाया जाता है। उन्हें छोटे छोटे टुकड़े मिले, अंश मिले, कि भाई यहाँ तो ज्यादा सामान है। अच्छा तुम मुझे बताओ, एक ना बहुत बड़ी जगह है, ठीक है, एक बहुत बड़ी जगह है, वहां पे थोड़ी सी ईंट रखी हुई है, ठीक है। मान लो सिर्फ 1000 ईंट रखी हुई है, ठीक। और एक जगह और है, वो जगह छोटी सी है, लेकिन पूरी जगह ईंट से भरी हुई है। अब तुम बताओ कि तुम्हें कैसे पता लगेगा कि ईंट यहाँ बनती है, या फिर जो पूरी जगह बन गई है वहां पे ईंट बनती है। जो पूरी जगह भरी हुई ईंट से वहीं पे ईंट बनती है ना, तो इस तरीके से पता लगाते हैं सारे सारे, ठीक है। फिर सुनो, कह रहे कि सुनो भाई, कह रहे कि खेतड़ी क्षेत्र में, सुनो, कह रहे खेतड़ी क्षेत्र में मिले साक्ष्यों को पुरातत्वविदों ने गणेश्वर जोधापुर संस्कृति का नाम दिया। सुनो भाई, यहाँ पे इसका नाम क्या दिया, पुरातत्वविदों ने नाम दिया उसका, मतलब कि गणेश्वर जोधापुर, ठीक है। किस चीज का नाम दिया है, कह रहे खेतड़ी क्षेत्र में जो मिले साक्ष्य जो है ना, मतलब कि मिले साक्ष्यों को पुरातत्वविद ने गणेश्वर जोधापुर संस्कृति का नाम दिया, ठीक। उसके बाद कह रहे कि इस संस्कृति के विशिष्ट
मृद भाड़, भाई मिट्टी के बनी हुई चीजें, ठीक है। हड़प्पाई मृद भाड़ों से भिन्न थे। भाई इस जगह पे जो चीजें मिली थी ना, वो क्या है कि हड़प्पा से मिले हुए सामान से बहुत ही अलग थे, भिन्न थे, ठीक है। अब सुनो, उसके बाद कह रहे कि यहाँ तांबा की वस्तुओं की, भाई देखो यहाँ पर कह रहे कि यहाँ तथा यहाँ तांबे की वस्तुओं की असाधारण संपदा मिली। भाई मतलब असाधारण, भाई इस लाइन का मतलब समझो मेरे पास क्या है, ये जो लाइन लिखा है मैंने, ये लाइन बोली कह रही कि यहाँ तांबे की वस्तुओं की असाधारण संपदा मिली, मतलब कि यहाँ पे तांबा बहुत सारी मात्रा में था। अगर थोड़ी सी मात्रा में होती मानते हैं, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, मैं तुमसे ऐसा कह रहा हूँ, मैं दोबारा ईंट का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैं एक बड़ा सा क्षेत्र है, वहां पे थोड़ी सी ईंट मिली, ठीक है। और एक जगह ऐसी है जहाँ पे बहुत सारी ईंट मिली, वो पूरी जगह ईंट से भरी हुई है। तो तुम्हें कैसे, तुम क्या बोलोगे कि जहाँ पे कम ईंट मिली वहां पे ईंट का उत्पादन होता है, या ज्यादा ईंट मिली वहां ईंट का उत्पादन होता है? जहाँ पे ज्यादा ईंट मिली वहीं पे ईंट का उत्पादन होता है ना। ये बात पता लग रही है? तो ये सारी की सारी बात थी। उसके बाद कह रहे कि ऐसा संभव है कि इस क्षेत्र के निवासी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को तांबा भेजते थे, ठीक है। बातें पता लगी? अब ना देखो, जहाँ पे बहुत सारा तांबा मिला ना, वहां को देख के ऐसा लगा कि भाई ऐसा लग रहा है कि इस जगह से हड़प्पा क्षेत्र में तांबा भेजा जाता था। बातें तो लगी? अब देखो मैं एक बात और बोलता हूँ, मैंने तुम पता है अगर ईंट के एग्जांपल लोगे क्या लोगे, जहाँ पे बहुत सारी ईंट है ना, तुम्हें ऐसा लगेगा कि भाई ऐसा लगता है कि जहाँ बहुत सारी ईंट मिली है वहां से ईंट को जहाँ पे कम ईंट है वहां पे भेजा जाता होगा, ये तो होगा। जहाँ पे ज्यादा ईंट है वहीं पे तो कम कम वाली जगह भेजते होंगे। तो ये सारी बात पता लगी पहले। देखो भाई, जितना मैंने बताया पहले तो ये सारी बात तुम पता लगो, उसके बाद समझो आगे। देखो ये तो मैं नीचे ना एक चित्र दिख रहा होगा भाई, थोड़ा इसको देखना एक बार। उसके बाद ना मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर ना जो सुदूर क्षेत्रों के से जो संपर्क है ना, इसके बारे में बताऊंगा कि सुदूर क्षेत्र होते क्या है, ठीक है। एक बार इस मानचित्र को ना हल्का सा समझ के आता ना बस क्या क्या चीजें होती है। जितना मैंने बताया भाई थोड़ा इसके नोट्स बनाओ एक बार स्पीड में, ठीक। उसके बाद देखते हैं क्या चीज है। भाई कुछ ये मान लो 4 6 क्लास और होगी, या फिर 3 क्लास और होगी, उसमें तुम्हारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक। फिर तुम्हें दे दूंगा मैं नोट्स, उससे लिख लेना प्रिंट करवा लेना जो तुम्हें करना है, ठीक है। बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।